नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि आज और इस वक्त जो इस समय हॉट टॉपिक है वो है अग्निपथ। अग्निपथ को लेके देश के कई भागों में आगजनी हो रही है। रेलवे जलाई जा रही है, उसमें बसेस जलाई जा रही हैं, ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये क्यों, किस लिए? अग्निपथ जो नीति आई है उसको क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि अग्निपथ नीति क्या है? अगर उसमें कुछ आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, अमेंडमेंट भी करने हैं या प्रोटेस्ट भी करना है, तो उसका तरीका है। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाने का क्या मतलब है? इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। और इसी के लिए आज हमारे साथ हैं कर्नल निशीथ सिंघल जी और साथ में अशोक चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम सभी को पता है ये 4 साल की ट्रेनिंग जो दी जाएगी उसमें करीब करीब आपको 11-11.25 लाख रुपए आपको सैलरी के तौर पे मिलेगा। उसके बाद जो आपको रिटायरमेंट पैकेज मिलेगा वो भी करीब 12 लाख करीब आपको मिलेगा हाथ में। और इसके साथ साथ उसमें आगे चल के आपको किसी भी पब्लिक सर्विसेज में, आपको प्राइवेट सर्विसेज में प्रायोरिटी दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपको अपना बिजनेस भी चलाना है, लोन के ऊपर भी प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको 12th, अगर 10th पास करके आप आ रहे हो तो 12th आपको पास उसमें माना जाएगा और आप जाके आगे कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हो। आपको इतनी सारी सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके बाद आपको इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है। इतने सारे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कह दिया गया ये पुलिस के लिए अगर नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि अग्निपथ है क्या आखिर? नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने जो मुझे ये अवसर दिया बात को स्पष्ट करने का। इस योजना के मैं विरुद्ध हूँ, लेकिन और चाहता था कि इसको रद्द किया जाए, लेकिन जब से ये इस पर आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हुई है तब से मैं चाहता हूं कि मोदी जी अब इसके दबाव में आकर के इसको वापस ना लें, क्योंकि अगर इसको अब वापस लिया गया, रद्द किया गया तो एक गलत संदेश जाएगा कि कोई भी आदमी जो कुछ हजार लोगों की भीड़ जुटा सकता है वो करोड़ों लोगों की इच्छा से चुनी हुई सरकार के निर्णयों को पलटवा लेगा। इसलिए भीड़ तंत्र जो है वो लोकतंत्र पर हावी हो जाएगा। किसानों के कानूनों के बारे में पहले ही मोदी जी एक बार पीछे कदम हटा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि करोड़ों लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बार बार अपने कदम पीछे हटाए। आप ये देखिए, सबसे पहले मैं अग्निवीर वाला मसला उठाता हूँ। एक 17-18 साल का जो नवयुवक है वो उस समय अपनी एक जीवन के लिए आजीविका तलाश रहा होता है जो उसके लिए सारी ज़िंदगी चले, लेकिन आप उसको 4 साल के लिए एक आजीविका दे रहे हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा से खुले में है और उसको सिर्फ उसके बाद एक आश्वासन मिला है कि इसके बाद आपको जो है सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। जो बाद में 10% आरक्षण की घोषणा हुई है वो 14 जून की घोषणा में नहीं थी, वो उसके बाद एक रिएक्शन के तौर पे जब आगजनी वगैरह हुई तब एक फायर फाइटिंग के नज़रिए से उसको घोषणा करी गई है। और मैं ये कहता हूँ कि अभी भी तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, उसके बावजूद जो है भूतपूर्व सैनिक क्यों ऐसे दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता। उनकी योजनाओं क्योंकि वो अपर्याप्त है, इतना सारा जो उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनके लिए। दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि इसके बाद इनको जो है वो कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा, वो कौशल प्रमाण पत्र में क्या लिखा होगा? यही ना कि इसने मशीन गन चलानी आती है, मोटर चलानी आती है, ये रडार ऑपरेट कर सकता है, ये पेट्रोलिंग, एम्बुश, रेड ये कर सकता है। इसका नागरिक जीवन में क्या उपयोग है? अगर आपके पास कोई जवान आएगा और कहेगा, पूछेगा कि जी मेरे को मोटर चलाना आता है, ये मेरा स्किल है, मुझे नौकरी दीजिए, तो आप उस स्किल के ऊपर उसको कोई नौकरी दे सकते हैं? ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि जो है उनको कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा और वो 10वीं वाला 12वीं के बराबर होगा, 12वीं के बराबर होगा ठीक है, लेकिन जो 12वीं वाली एंट्री है उनके लिए क्या है? उसमें 2 एंट्री है ना, एक 10वीं वाली है, एक 12वीं वाली है और एक बल्कि 8वीं वाली भी है। जो ट्रेड्समैन है, धोबी, मोची, नाई, अच्छा, इनकी 8वीं वाली भी एंट्री है। उनके लिए क्या है? ठीक है, वो भी अब 4 साल के लिए होंगे। ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। दूसरा, इसके साथ में एक और बात बताता हूँ, जो ये सब आश्वासन दिए जा रहे हैं इनके अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में सैनिकों का अनुभव ये है कि सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ही लोकसभा में घोषणा करी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन का ये स्वरूप होगा, उसको उस तरह से लागू नहीं किया गया। और जब भूतपूर्व सैनिकों के संगठन सुप्रीम कोर्ट तक गए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तो सरकार ने वहां पर कहा
कि लोकसभा में जो हम आश्वासन देते हैं वो हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। और इसलिए जो हमने अब शासनादेश जारी किया है वो बाध्यकारी है, हम उस पर काम करेंगे। तो इस सरकार के इस तरह के आश्वासनों जो कि वो जनता के सामने दे रहे हैं, अभी तक शासनादेश भी जारी नहीं हुआ, उस पर कोई भरोसा करने की बहुत ज़्यादा वजह नहीं है। साथ ही आपको अगर याद हो 2 साल पहले भारत सरकार ने सीआरपीएफ में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की एक योजना चलाई थी। उसमें बड़े पैमाने पर भूतपूर्व सैनिक भर्ती किए गए थे। अभी 2 महीने पहले ही सीआरपीएफ के डीजी की रिपोर्ट आई थी कि अब वो इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो जब तक इसको कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा तो इन अग्निवीरों के साथ अन्याय होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि सरकार अपने आश्वासन से पीछे हट जाए। और जहाँ तक राज्य सरकारों ने जो घोषणाएं करी हैं वो सभी आपने देखा होगा भाजपा शासित सरकारें हैं जी, ठीक है। गैर भाजपा सरकारों ने इस तरह का कोई आश्वासन दिया नहीं है जी। तो उन राज्यों के भूतपूर्व सैनिक क्या करेंगे जो अग्निवीर हैं? सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इस तरह की सरकारों ने तो किया है। तमिलनाडु ने किया है क्या? राजस्थान ने किया? नहीं किया है। इसलिए जबकि सैनिक तो पूरे भारत से आएंगे। ये तो हो गया अग्निवीरों से अन्याय। अब मैं आता हूँ सेना के प्रति अन्याय क्या है। ये जहाँ तक मुझको मालूम है ये सेना, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की सलाह के विपरीत किया गया है, ये जो कदम उठाया गया है। और उनको मालूम था कि इसमें जो है क्या क्या कमियां हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको आदेश दिया। तो क्योंकि वो अनुशासित सैनिक है तो तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने पब्लिक में इसका विरोध नहीं किया है। और क्योंकि सरकार जो है संविधान के द्वारा स्थापित है, इसलिए जो सेनाएं हैं वो इस सरकार का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं और कमिटेड है। और उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, वो सरकार के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी एडवाइस पर हुआ है। अब आप ये देखिए, एक बटालियन में 2 तरह के सैनिक होंगे। इनकी देखिए सेवा शर्तें क्या हैं। इनको जो वेतन मिलेगा वो अलग होगा। इनको वो अलाउंसेस नहीं मिलेंगे जो बाकी जवानों को मिलेंगे, इनको लिमिटेड अलाउंसेस मिलेंगे। इनके वेतन में कोई महंगाई भत्ता नहीं है। इनकी जो छुट्टियां हैं बाकी जवानों को 60 दिन की एनुअली मिलती है, इनको तो 30 दिन मिलेगी। उनको 30 दिन की कैजुअली एंटाइटल्ड है, वो नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। इस तरह से इनके साथ बहुत भेदभाव होगा। और मैं क्योंकि सैनिकों को कमांड कर चुका हूँ और हमारी कमांड का मुख्य जो आधार होता है वो होता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। और जवान के लिए, सिपाही के लिए जो उनका इमीडिएट कमांडर है, मेजर है, कैप्टन है या कर्नल है, वो ही उनके लिए भारत सरकार है। आइसोलेटेड पोस्ट के ऊपर जब मैं अपने 30 जवानों को लेकर, कैप्टन जो है 30 जवानों को लेकर के बैठा है, भारत सरकार उसके लिए बहुत दूर है। वो हर चीज़ के लिए उस कैप्टन के पास ही आता है। और कैप्टन को उसकी आंखों में देखना मुश्किल हो जाएगा जब वो कहेगा साहब मैं भी यही सर्विस कर रहा हूँ, ये जवान भी दूसरा भी यही सर्विस कर रहा है, उसको 60 दिन की एनुअली और मुझे 30 दिन की एनुअली। ये तो भेदभाव हो गया। उसको इतना वेतन, मुझको इतना वेतन, काम तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा, इसमें सेना के लिए दूसरा नुकसान ये है कि अभी तक जो सेनाओं में जो फाइटिंग आर्म्स हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इनमें अधिकतर यूनिटें जो हैं वो वर्ग आधारित हैं। चाहे जैसे कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, इनमें कास्ट या रीजन के हिसाब से लोग आते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि भाई इनकी जो भोजन की आते, पर्व त्यौहार मनाने की है वो हो जाए। जैसे मैं साउथ इंडियन रेजिमेंट कमांड किया है, उसमें सभी साउथ इंडियन लोग हैं। तो उनके खान पान जो है, किसी को सांबर फलाना ढिमकाना ये सब पसंद आता है। अपने त्यौहार ओणम पोंगल वो मना लेते हैं। अगर ऑल इंडिया ऑल कास्ट वाली यूनिट होगी तो ओणम पोंगल तो शायद पीछे रह जाएगा, है ना। तो और ये जो है 300-400 सालों से ये चला आ रहा है, ठीक है। इसको बगैर किसी कारण के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया, अग्निवीर स्कीम में कोई भी रीजन का या वर्ग का कोई इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात है कि वो सब लोग भर्ती होंगे। लेकिन अब वो यूनिटों में पहुंचेंगे तो क्या होगा, अब यूनिटों की जो समरसता है वो भंग हो जाएगी, ठीक है। और समरसता जो है यूनिट में जो टीम स्पिरिट पैदा करने के लिए बहुत काम आती है। आप देखिए, यही काम नेहरू जी ने किया था 1962 से पहले। 1947 के बाद से ही उन्होंने सेना को कहा कि सेना की आवश्यकता नहीं है, इनको बंद कर दिया जाना चाहिए। ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों में कॉफी मशीन बन रही थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, 1959 में तिब्बत हमारे हाथ से गया और 62 में चाइना ने हम पर अटैक किया, जिससे हम हार गए, बिल्कुल, ठीक है। ये वही भारतीय सेना थी 1945 तक, जिसको अंग्रेजों ने
इटली से लेकर के मलाया के जंगलों तक जिससे युद्ध लड़ा और वो युद्ध जीता। क्या हुआ कि 15 साल आज़ादी के 15 साल के अंदर ही वो जो थे एक युद्ध हार गई और अपनी जमीन पे लड़ रहे थे, हम कोई अपने देश से बहुत दूर नहीं लड़ रहे थे, फिर भी हम हार गए। क्यों? ठीक है, तो उसके बाद जो थी स्थिति को दोबारा सुधारा गया और इसलिए हम 1971 का युद्ध डिसाइसिव जीत पाए। तो सेना की सिस्टम्स में जो ये इंटरफियरेंस हो रही है और जो सेना की एडवाइस के विरोध में के को कुचलते हुए हो रही है, वो दोबारा कहीं नेहरू जी वाली स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे हम। ये क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा स्टेक पर दांव पर लगा हुआ है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन बहुत बढ़िया बात नहीं है। जी अशोक जी, हम आपके पास आते हैं। ऑलरेडी दबाव में आ चुकी है, 10% रिजर्वेशन कह चुकी है, 1 करोड़ का पूरा कंपनसेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पहले 21 था, अब 23 उम्र कर दी है। तो दबाव में तो हमें दिख ही रही है। इस तरह से किसान आंदोलन जो हुआ था, जब फार्म लॉज आए थे, किसान कानून आए थे, वो भी उनको वापस ही लेने पड़े। तो एक जो सवाल यहाँ पर उठता है, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले सरकार को डिस्कस करना चाहिए जिससे कि दिक्कतें ना आए, जिस तरह से दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या ये युवा जो जला रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी संपत्ति, वो एक तरीके से हमारी संपत्ति है। मोदी जी और योगी जी की पर्सनल संपत्ति तो वो है नहीं, वो तो हमारे टैक्स पेयर्स की है, हम सबकी टैक्स पेयर्स और टैक्स पेयर। अब एक तरफ वो कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि पहले तो उसको कंपनसेट करेंगे ना, जो आपने आप 2.5 करोड़ की एक बोगी आप जला रहे हो, और इतनी ना जाने आपने कितनी बोगी जला दी है, तो पहले तो कंपनसेट वो करेंगे। तो ऐसे युवाओं को क्या वाकई में फौज में भर्ती होना चाहिए? देखिए, इसका हम इतना सरसरी तौर पर निर्णय नहीं ले सकते। एक लंबे समय देश में, जब से देश स्वतंत्र हुआ, हमने काम के अवसर पैदा नहीं किए, अवसरवादी पैदा किए। हमने योग्यता को दबाया और आरक्षण के नाम पर, जातिगत आरक्षण के नाम पर हमने अयोग्य लोगों को योग्य लोगों के सिर पर बिठा दिया। दूसरे, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हमने क्या क्या इस देश में नहीं किया। आज भी देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो समान नागरिक संहिता के लिए तरस रहा है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा वर्ग जो बड़े लंबे समय तक भ्रष्टाचार के कारण कुछ देश के विशेष परिवार या राजनीतिक दल सत्ता की मलाई चाटते रहे, वो मोदी जी के कारण सत्ता के बाहर हैं, तो उनके अंदर जो क्षोभ है सत्ता के बाहर होने का, वो भी मोदी जी से बदला लेना चाहते हैं। तीसरी बात, आबादी का बढ़ता हुआ घनत्व, जिससे रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं और आबादी और ये के बढ़ते हुए दबाव के कारण ये जो राक्षस है वो हमारे साधनों को, संसाधनों को लील ला रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण। चौथा कारण ये है जो मुझे लगता है जिसके कारण ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो रहा है, वो है मोदी जी की गलत नीतियाँ। मोदी जी ने जब से सत्ता में आई और विशेष रूप से जब से 2019 के बाद दूसरा शासन का काल आया, तब से इन्होंने लगातार राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ समझौता किया। कश्मीर में हुर्रियत के साथ समझौता किया, पश्चिम बंगाल में सैकड़ों हजारों हिंदुओं के घर जला दिए गए, बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं हुई, उसके बावजूद आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। केरल में संघ के और भाजपा के कार्यकर्ताओं को सरेआम उनकी हत्या की गई, गायों को सड़क पर काटा गया, आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। सीए आपने कानून पास किया, सीए के विरोध में शाहीन बाग में धरना चलता रहा, पूरा दिल्ली चौक होता रहा, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। उसके बाद में किसान आंदोलन चला, क्या नहीं हुआ किसान आंदोलन में? बलात्कार हुए, वहाँ पर शराबें बांटी गई, तमाम तरह की वहाँ कुकर्म हुए, आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। और ये इसने लगातार ये मैसेज गया कि अगर आपके पास भीड़ है, आप कुछ कर सकते हैं, तो सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और इसके कारण ये सारी परिस्थितियाँ खड़ी हो रही है। बिना सख्त दंड के कभी शासन चलता नहीं है। जी, एक सवाल जो हम देख रहे हैं और लोग भी पूछ रहे हैं, आप जैसे ही सब लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि बीजेपी में, जैसे आपने कहा कि इस समय मोदी जी का शासन चल रहा है, सब है, पर बीजेपी में हमने एक कार्यकर्ता, ये मैं बीजेपी नेता से भी पूछूंगी और आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि एक कार्यकर्ता या एक नेता सामने नहीं आया जिसने ये कहा है कि अग्निपथ जो युवा, भटके हुए युवा कहें या जो भी कहें, जो कि आगजनी कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए नहीं आया। ठीक है, आपके विचार में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपको अमेंडमेंट चाहिए तो आप वो कर सकते हो कोई, पर आप जो है पब्लिक प्रॉपर्टी मत चलाओ, आप लोगों को नुकसान मत दो। इसके चलते कितने लोग हैं जो कि बीमार थे या जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ काम थे,
200 से ज़्यादा ट्रेनें जो है रद्द हो चुकी थी, जिनको इतनी परेशानी में कहाँ कहाँ नहीं बितानी पड़ी अपनी रातें या दिन, क्योंकि ट्रेन थी नहीं, रिजर्वेशन थे, ट्रेन थी नहीं, लोगों को कितनी दिक्कत हुई, बस नहीं मिल पा रही थी। आप रोड पे चल रहे हैं तो आपकी जो इधर, जब आपको पता है टप्पल जट्टारी में, तो प्राइवेट कार्स को जो है वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया था। तो एक बीजेपी का नेता या एक कार्यकर्ता नहीं आया जो कि सामने, जो कि उन लोग से कह सके कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, ये हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इसको नुकसान मत पहुँचाओ। जरिया और भी हो सकता है। और वहीं अगर खुद को कभी हाईलाइट होना होता है, ये शब्द मैं खास तौर से इस्तेमाल करना चाहती हूँ, हाईलाइट, खुद को कभी किसी कार्यकर्ता को या नेता को हाईलाइट होना पड़ता है, अगर चाहते हैं वो हाईलाइट हो, तो अपनी ही सरकार में वो कभी थाना घेराव कर लेते हैं, कभी धरने कर लेते हैं, और फिर मीडिया में आने के लिए उनको होता है कि हम हाईलाइट हो रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। पर अब क्यों नहीं कर रहे कोई भी काम? देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, केवल भाजपा नहीं, देश के किसी भी राजनीतिक दल में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। वहाँ चुनाव नहीं होते, पदाधिकारियों के चुनाव नहीं होते, चयन होते हैं, और ऐसी प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों के उम्मीदवार प्रत्याशी चुनने में सारा किया जाता है। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। और भाजपा में आप ये देखेंगे कि साधारण कार्यकर्ता पदाधिकारी तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि और मंत्री भी इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको स्वतंत्रता ही नहीं किसी विषय पर बोलने की। और ये देश का दुर्भाग्य है। देश में लोकतंत्र के नाम पर जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें भाजपा भी शामिल है, उसमें लोकतंत्र का प्रतिशत बहुत कम। जी, तो इसका मतलब आप थाना घेराव तो कर सकते हैं, आप धरने वो अपने व्यक्तिगत एक्सपोजर के लिए कुछ भी करते हैं, राइट, वही। लेकिन राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं के लिए या जो पार्टी से जुड़ी हुई समस्या हैं उन पर कोई बोलना नहीं चाहता। उन पे कोई नहीं, जो बोलना चाहिए है, बिल्कुल बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि ये आवश्यक था कि जिस क्षेत्र में ये प्रदर्शन हो रहे थे उसी क्षेत्र के भाजपा के बड़े नेता, उस क्षेत्र के जो की पर्सन्स हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनके साथ लगातार बैठकें करते, गांव-गांव प्रवास करते, बच्चों को समझाते, योजना समझाते, और उनसे जो क्वेरी निकल कर आती, जो उनकी आशंकाएं निकल कर आती, उनको नेतृत्व तक पहुंचाते, और नेतृत्व तक पहुंचाकर उनको समाधान करने का प्रयास कर सकते थे। ये एक आसान, बढ़िया, एक सकारात्मक रास्ता हो सकता था। लेकिन आप देखिए, जो संगठन नूपुर शर्मा के साथ और नवीन जिंदल के साथ खड़ा ना हो सके, वो ऐसे परिस्थिति में क्या खड़ा होगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसको अगर नहीं सुधारा गया तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का बहुत अच्छा भविष्य होगा। जी जी। तो जो भी हमने सवाल करे मोदी सरकार की नीतियों को लेकर, अग्निपथ को लेकर, उसकी बेबाकी से हमें जवाब मिले। आप इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिए कि राष्ट्रहित की नीतियाँ राष्ट्रहित के लिए होती हैं, और अगर आपको विरोध भी करना है, प्रदर्शन भी करना है, तो कम से कम जो है देश की संपत्ति, जो हमारी संपत्ति है, उसको जो है आप ना जलाएं, ना आगजनी करें, और एक प्रोटेस्ट करने का तरीका ज़रूर निकालें। तो देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।